हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो नाउ आज के टेस्ट में अपन स्टार्ट करते हैं जो आपका शरीर स्थान है चरक संहिता का। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये दिया गया है, आप देख सकते हो कि आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियाँ क्या है। आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियाँ क्या है। चार आपके सामने ऑप्शन है: आध्यात्मिक, आदिदैविक, भौतिक, चैतन्य। सभी लोग देखो रेफरेंस चेक किया करो। जिनको भी अगर कोई भी क्वेश्चन में या आंसर में डाउट रहता है तो मैं प्रॉपर रेफरेंस आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्रॉपर रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप लोग आंसर को वहाँ पर जा करके चेक किया करो, ठीक है। क्योंकि रेफरेंस से मैंने प्रॉपर हर एक क्वेश्चन का रेफरेंस मैंने डाला हुआ है और हर एक क्वेश्चन का रेफरेंस मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो हर एक क्वेश्चन का रेफरेंस अगर आपको थोड़ा बहुत भी आंसर में डाउट होता है तो चेक कर लिया करो, ओके। तो पहला आपका क्वेश्चन है आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियां क्या है। तो आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियां आपके चार ऑप्शन हैं: आध्यात्मिक, आदिदैविक, भौतिक, चैतन्य। आप लोग अपने आंसर फाइनल पुटअप करो, देन मैं आंसर बता रहा हूँ तो आंसर मैच कर लेना। आयुर्वेद के अनुसार इंद्रियां हैं आपका भौतिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। बिहार पीएससी का क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि जो आपके स्मृति भ्रंश में स्मृति पर किसका आवरण है। तो स्मृति भ्रंश में स्मृति पर किसका आवरण है। चार ऑप्शन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन है सत्व एवं रज, सेकंड ऑप्शन है रज एवं मोह, थर्ड ऑप्शन है सत्व एवं तम, लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आप लोग देख लो, स्मृति भ्रंश में स्मृति पर किसका आवरण है। चार आपके ऑप्शन है: सत्व एवं रज, सेकंड है रज एवं मोह, थर्ड है आपका सत्व एवं तम, और लास्ट है आपको उपयुक्त सभी। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो स्मृति भ्रंश पे मेनली जो है किसका आवरण होता है, तो रज एवं मोह का आवरण होता है। बी आंसर जाएगा इसका, सेकंड का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, मिलाते जाना अपने अपने आंसर के साथ में। सबका मैं रेफरेंस देता हूँ तो रेफरेंस बिल्कुल चेक कीजिए। जहाँ पे आपको डाउट होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है कि क्या इसका आंसर ये है, रेफरेंस बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। मैं सारे के रेफरेंस देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है उपपायत्य अनुपत्तिभ्याम यद दृश्यमते किसकी परिभाषा है। बताओ, क्वेश्चन अच्छे समझ लो आप लोग। समझ लिए। नाउ ऑप्शन की ओर अपन आते हैं। चार आपके पास ऑप्शन है: चिंतन, विचार, उन्वाय, संकल्प। अगेन क्वेश्चन देख लो आप लोग। यहां पे आपके चार ऑप्शन है: चिंतन, विचार, उन्वाय, संकल्प। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, अपने अपने आंसर के साथ मैच करते जाना। तो ये मेनली जो परिभाषा है वो विचार का परिभाषा है। थर्ड का आंसर जाएगा आपका बी, विचार का परिभाषा है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। देखो ये महाराष्ट्र जो स्टेट एग्जाम हुआ तो उसमें आया था ये। तो मैं सारे ऐसे क्वेश्चन ही सेटअप कर रहा हूँ जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, चरक मतानुसार क्षेत्रज्ञ किसका पर्याय है। चरक मतानुसार क्षेत्रज्ञ किसका पर्याय है। चार आपके ऑप्शन है यहाँ पे: शरीर, आत्मा, मन और हृदय। शरीर, आत्मा, मन और हृदय। अगेन क्वेश्चन आप लोग देख लो, चरक मतानुसार क्षेत्रज्ञ किसका पर्याय है। चार आपके पास ऑप्शन है: शरीर, आत्मा, मन और हृदय। मैच कर लिए। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, चरक मतानुसार क्षेत्रज्ञ जो है मेनली आत्मा का पर्याय है। तो फोर्थ का आपका आंसर जाएगा बी, आत्मा के लिए बोले हैं मेनली। नाउ फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, ये देखो ये एमपीएससी एमओ के एग्जाम में आए थे। तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है: सुख हेतु समत्वेक डैश स दुर्लभ। क्वेश्चन समझो अच्छे से, देन अपन आंसर की ओर आएंगे। तो यहाँ पे आपका पहला जो बोला गया है
ऑप्शन में आप लोगों को बता देता हूँ। पहला आपको मिथ्या योग, सेकंड आपका बोला गया है मिथ्या योग के बाद में अति योग, सी आपका बोला गया हीन योग, और डी आपका बोला गया है समयोग। क्वेश्चन अगेन देख लो। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं पुट अप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आपका क्या बोला जाता है, सुख हेतु समत्वेकः, क्या बोला जाता है, समत्वेकः समयोगः समयोगः सुदुर्बलः। तो क्या होगा, समयोग जाएगा यहाँ पे, समयोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। देखो NIA लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था 2010, उसका क्वेश्चन पेपर का था वो। देन 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, न च वृत गर्भो, ये किस प्रकार के बच्चे के जन्म को दर्शाता है। क्वेश्चन अच्छे समझ लो। नाउ ऑप्शन आपके पास 4 हैं, पुरुष, महिला, नपुंसक, कोई नहीं। पुरुष, महिला, नपुंसक, कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो फाइनल आंसर पुट अप कर रहा हूँ मैं। तो न च वृत गर्भो, ये किस प्रकार के बच्चों को जन्म के लिए दर्शाता है, तो मेनली महिला के लिए दर्शाता है, फीमेल के लिए दर्शाता है। 6 का आपका आंसर जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, तो यहाँ पे लक्षण बताया गया। तो यहाँ पे आपका बोला गया है, निष्ठिविकारे गौरवम अंगसाद तंद्रा प्रहर्षो, यह किसका लक्षण है। ऑप्शन प्लॉट कर रहा हूँ मैं आपके पास, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रजाइनी, सद्योग्राहित गर्भ, व्यक्त गर्भ, असन्न प्रसव। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, फिर आंसर के ऊपर आएंगे। निष्ठिविकारे गौरवम अंग साध तंद्रा प्रहर्षो, किसका लक्षण है चरक के अनुसार। फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, सद्योग्राहित गर्भ का। ओके, मैच करते जाना अपने अपने आंसर के साथ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 8th में आपका बोला गया है, आचार्य चरक के अनुसार वक्री संतान उत्पत्ति में कौन से कारण हैं। आचार्य चरक के अनुसार वक्री संतान उत्पत्ति में कौन से कारण हैं। 4 आपके सामने ऑप्शन है, शुक्र दुर्बलता, माता के शरीर का सीधा न होना, वायु और अग्नि दुष्टि। इसके अलावा डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, 8th नंबर का। आचार्य चरक के अनुसार वक्री संतान उत्पत्ति में कौन से कारण हैं। 4 आपके ऑप्शन है, शुक्र दुर्बलता, माता के शरीर का सीधा न होना, वायु और अग्नि दुष्टि। ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। आचार्य चरक अनुसार वक्री संतान उत्पत्ति में कौन से कारण होते हैं, तो वक्री संतान की उत्पत्ति में मेनली आपका शुक्र दुर्बलता भी होते हैं तथा माता के शरीर का सीधा न होना, ये दोनों कारण होते हैं। तो आपका आंसर जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है, प्राण अनुबंध किस प्रकार का भाव है। प्राण अनुबंध किस प्रकार का भाव है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, सातम्यज, रसज, आत्मज, सत्वज। सातम्यज, रसज, आत्मज, सत्वज। प्राण अनुबंध किस प्रकार का भाव है। 9 का आंसर आप लोग देंगे, सातम्यज, रसज, आत्मज, सत्वज। फाइनल आंसर मैं प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने, आप लोग अपने अपने आंसर से चेक कर लेना। तो प्राण अनुबंध किस प्रकार का भाव है, तो रसज भाव है, ये रसज भाव को बोला जाता है प्राण अनुबंध। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, देख लो, ये भी है नहीं, लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ तो उसी में आया था आपका। तो ये 10th नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गर्भ की उत्पत्ति 4 प्रकार के आहार से होती है, यह कथन का खंडन किस आचार्य ने किया है। अगेन क्वेश्चन अच्छे समझो कि गर्भ की उत्पत्ति 4 प्रकार के आहार से होती है, यह कथन का खंडन
किस आचार्य ने किए हैं? 4 आपके पास ऑप्शन है, वांग भट्ट, पुनर्वसु आत्रेय, भारद्वाज और चरक। वांग भट्ट, पुनर्वसु आत्रेय, भारद्वाज और चरक। अगेन आप लोग चेक कर लो क्वेश्चन यहाँ पे। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। गर्भ की उत्पत्ति 4 प्रकार के आहार से होता है, यह किसने बोला है? अपने अपने आंसर मैच कर लेना। सॉरी, कि इसका खंडन किस आचार्य ने किया है? गर्भ की उत्पत्ति जो है 4 प्रकार के आहार से होता है, इसका खंडन किस आचार्य ने किया है? तो इसका जो खंडन है वो भारद्वाज ने किया है। सी आंसर जाएगा आपका। भारद्वाज ने, आचार्य भारद्वाज ने इसका खंडन किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, चरक मतानुसार शरीर वृद्धि कर भाव है। चरक मतानुसार शरीर वृद्धि कर भाव है। 4 सामने आपके सामने ऑप्शन है, काल योग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठव, इसके अलावा उपरोक्त सभी। अगेन देख लो, चरक मतानुसार शरीर वृद्धि कर भाव है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, काल योग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठ, उपरोक्त सभी। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। इसका आंसर जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोला गया है, चरक के अनुसार प्रसव का काल है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। चरक के अनुसार प्रसव का काल कितना बताया गया है? 9 से 10 माह या फिर 10वें माह तक। सी ऑप्शन है 9वें माह बाद, उपरोक्त सभी। 12th का आंसर आप लोग पुटअप कर लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने अपने आंसर से। तो 9वें से 10वें माह मिली चरक ने बताया है प्रसव का काल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 13th नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि चरक द्वारा निम्नांकित में से किस सत्व के लक्षण में दीर्घदर्शिनम बताया गया है? चरक द्वारा निम्नांकित में से किस सत्व के लक्षण में दीर्घदर्शिनम बताया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अर्श, इंद्र, वारुण, याम्य। अगेन देख लो, नाउ ऑप्शन मैं फाइनल आंसर अब बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने अपने आंसर से। तो चरक द्वारा कौन से सत्व के लक्षण दीर्घदर्शिनी बताया गया है? तो इंद्र सत्व को बोला गया है। तो 13th का आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये IPGT 2020 में आया था ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है कि वरुण कौन सी प्रकृति का भेद है? वरुण कौन से प्रकृति का भेद है? 4 ऑप्शन है, सात्विक, ऑप्शन बी राजसिक, ऑप्शन सी तामसिक, ऑप्शन डी शारीरिक। वारुण कौन सी प्रकृति का भेद है? 4 ऑप्शन है, सात्विक, बी राजसिक, सी तामसिक और डी शारीरिक। क्वेश्चन अच्छे समझो। नाउ मैं आंसर बता रहा हूँ। तो वारुण जो है, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो वारुण जो है वो आपका सात्विक प्रकृति का भेद है। ए जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि चरक अनुसार बल वर्ण का उपचय गर्भ में होता है। चरक अनुसार बल वर्ण का उपचय गर्भ में होता है। 4 ऑप्शन है आपका, चतुर्थ मास में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द्वितीय मास में, ऑप्शन सी सप्तम मास में और ऑप्शन डी षष्ठम मास में। अगेन 15th नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखो, चरक अनुसार बल वर्ण का उपचय गर्भ में होता है। 4 ऑप्शन है, चतुर्थ मास में, द्वितीय मास में, सप्तम मास में, षष्ठम मास में। ठीक है, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो जो बल वर्ण का जो उपचय होता है वो मेनली षष्ठम मास में होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी है चरक अनुसार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
ये मैंने कहाँ पे पढ़ाया था, तो जब गोविंद पारिक पढ़ाया तो उस समय बताया था इसको कंपेरेटिव में। 16th नंबर का जो क्वेश्चन है, तो चरक अनुसार गर्भणी में द्वय हृदय की उत्पत्ति किस मास में होती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, जो चरक अनुसार गर्भणी में द्वय हृदय की उत्पत्ति किस मास में होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। कौन से मास में द्वय हृदयनी माना गया है आचार्य चरक के अनुसार। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तीसरे मास में मेनली जो है द्वय हृदयनी माना गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 17th नंबर के क्वेश्चन में बोला गया आचार्य चरक के अनुसार प्रसाद कौन से लोकगत भाव से समानता रखता है। आचार्य चरक के अनुसार प्रसाद कौन से लोकगत भाव से समानता रखता है। 4 ऑप्शन है आपका, जल, सोम, आदित्य, ज्योति। जल, सोम, आदित्य, ज्योति। अगेन क्वेश्चन आप लोग देख लो, फाइनल आंसर आप लोग देख लो। फाइनल आंसर अब मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना कि आचार्य चरक अनुसार प्रसाद कौन से लोकगत भाव से समानता रखता है। तो 17th का आपका आंसर है बी, सोम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका एक श्लोक दिया गया है और पूछा गया है इससे किसके द्वारा जो है, मतलब यह ज्ञान किसके द्वारा दिया गया है। आचार्य चरक के अनुसार सर्वलोकम मतम मनायम आत्मनाम च सर्वलोका समन मुनुष्पयन। यह जो है ज्ञान किसके द्वारा दिया गया है। ये 4 ऑप्शन है, अतिबुद्धि, मिथ्या बुद्धि, सत्य ज्ञान, सत्य बुद्धि। क्वेश्चन एक बार वापस अच्छे से देख लो। फाइनल आंसर अपने पुटअप कर लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं, तो सत्य बुद्धि के लिए बोला गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है कि दुख की प्रवृत्ति से कितने प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। दुख की प्रवृत्ति से कितने प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। 4 आपके सामने ऑप्शन है, 4, 6, 8, 10। दुख की प्रवृत्ति से कितने प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। फाइनल आंसर पुटअप कर लिया मैं, फाइनल आंसर अब बता रहा हूँ। तो टोटल 8 प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, सी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20th नंबर का क्वेश्चन। तो आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्म अनुपाय है। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्म अनुपाय है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूं, प्रोक्षण, याजन, याचन, त्रिश्वन, उपरोक्त सभी। अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्म अनुपाय है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्रोक्षण, याजन, याचन, इसके अलावा त्रिश्वन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन देख लो। फाइनल आंसर हो गया आप लोग का, मैं बता रहा हूँ अब। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्म अनुपाय है। तो आपका मेनली जो प्रोक्षण है वो है, इसके अलावा याजन भी है, याचन भी है, त्रिश्वन भी है। तो उपरोक्त सभी जाएगा यहाँ पे आंसर, डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका पूछा गया है 21 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो मरीचि कश्यप के अनुसार गर्भ में किस अंग की उत्पत्ति पहले होती है। मरीचि कश्यप के अनुसार गर्भ में किस अंग की उत्पत्ति पहले होती है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, सभी अंग प्रत्यांग, नाभि, हृदय, अविचार्य। ठीक है, मतलब अविचार्य है। 4 ऑप्शन है, मरीचि कश्यप के अनुसार गर्भ में किस अंग की उत्पत्ति पहले होती है। सभी अंग प्रत्यांग, नाभि, हृदय, अविचार्य। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो जो मरीचि कश्यप है उनके अनुसार जो है प्रथम जो अंग की उत्पत्ति जो बताई गई है वो अविचार्य है, डी आंसर जाएगा यहाँ पे।
मिलाते जा रहे हो ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन आपका शरीर स्थान का क्या पूछा गया है 22 में। तो चरक संहिता के अनुसार कुक्षी में गर्भ की स्थिति के संदर्भ में कौन सा तथ्य सत्य है। चरक संहिता के अनुसार कुक्षी में गर्भ की स्थिति के संदर्भ में कौन सा तथ्य सत्य है। चार आपके तथ्य मैं बता रहा हूं। अब पहला आपका बोला गया है मातुः उदर अभिमुखम अधोशिरा। सेकंड आपका बोला गया है मातु पृष्ठ अभिमुखम अधोशिरा। थर्ड आपका बोला गया है मातु पृष्ठ अभिमुखम ऊर्ध्वशिरा। फोर्थ आपका बोला गया है मातु उदर अभिमुखम ऊर्ध्वशिरा। कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा कथन सत्य है ये आप लोगों को बताना है। फाइनल आंसर पुट अप कर लिया आप लोग, मैच कर लो सही आंसर से। तो ये मेनली आपका जो बोला गया है ट्रूथ आपको बताना है कि कुक्षी में गर्भ की स्थिति के संदर्भ में। तो कुक्षी में गर्भ की स्थिति के संदर्भ में जो होता है मातु पृष्ठ अभिमुखम ऊर्ध्वशिरा ये बोला गया है। तो ये आपका बोला गया है पृष्ठ अभिमुखम ऊर्ध्वशिरा मातु। तो सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है वो अपन देख लेते हैं। BHU 2016 का ये क्वेश्चन था। 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे अपन आते हैं। तो आहार परिणाम कर भाव में क्लेद का कार्य है। आहार परिणाम कर भाव में क्लेद का कार्य है। चार ऑप्शन है आपके पास। मार्दव जनन, बी है शैथिल्य उपादेयित, इसके अलावा सी है आपका अपकर्षित और डी है आपका ए और बी दोनों। अगेन चेक कर लो 23 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन फाइनल पुट अप कर लो आप लोग। मैं आंसर बता रहा हूं। यहाँ पे आहार परिणाम कर भाव में क्लेद का कार्य क्या होता है शैथिल्य अपादेयी, ये मेनली कार्य होते हैं। बी आंसर जाएगा 23 का आपका बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। 24 नंबर का आप लोग आंसर बताओ। आचार्य चरक के अनुसार किस अंग को प्राप्त होकर प्रसव के होने की प्रकृति कहते हैं। मतलब उसे स्वभाव जो है स्वभाव कहते हैं, प्रकृति स्वभाव कहते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार किस अंग को प्राप्त होकर प्रसव के होने को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति मतलब स्वाभाविक प्रसव ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है आपका हाथ, सिर, जघन, नितंब। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये प्रसव से रिलेटेड है। प्राकृतिक प्रसव से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। स्वाभाविक प्रसव कब बोलते हैं तो जब सिर पहले बाहर निकलता है। तो बी आंसर जाएगा इसका। 24 का आपका बी हो गया। और 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। आचार्य चरक के अनुसार सांद्र और पिच्छिल द्रव्यों का प्रयोग किस क्षय में करना चाहिए। आचार्य चरक के अनुसार सांद्र और पिच्छिल द्रव्यों का प्रयोग किस क्षय में करना चाहिए। चार ऑप्शन है आपके। शुक्र क्षय, मूत्र क्षय, कफ क्षय, पुरुष क्षय। शुक्र क्षय, मूत्र क्षय, कफ क्षय, पुरुष क्षय। अगेन 25 का आप लोग देखो। नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से चेक कर लेना। तो आचार्य चरक के अनुसार सांद्र और पिच्छिल द्रव्यों का प्रयोग किस क्षय में करना चाहिए। तो मेनली जब क्या होता है, कौन सा क्षय होता है, तब अपन लोग सांद्र पिच्छिल द्रव्य का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, सांद्र और पिच्छिल द्रव्य कफ को बढ़ा रहे हैं, तो कफ क्षय की अवस्था में करना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सी आंसर जाएगा, क्योंकि सांद्र पिच्छिलता क्या कर रहे हैं, कफ को बढ़ा रहे हैं, इस वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, इसका रेफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पे शरीर विचय शरीरोपकार्थ इष्यते, इसका रेफरेंस बताओ। चार ऑप्शन है आपके सामने। चरक शरीर 4, जैसे मैंने पहले थोड़ा इजी में ऑप्शन सेट करता था, अब देखो पूरे शरीर स्थान के चैप्टर से हैं ऑप्शन। अभी ये आप लोग बताओ, चरक शरीर 5th, चरक शरीर 6 या फिर 7। अगेन देख लो।
तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये जो बोला गया है शरीर विच शरीरोपकार था इष्यते, यह मेनली चरक शरीर 6 का रेफरेंस है, चरक शरीर 6 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपका 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 27 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि गर्भ की परम आयु होती है, बताओ। 4 ऑप्शन है आपका, 90वां मास, 1 वर्ष, 100 वर्ष, 101 वर्ष। तो ये 27 का आप लोग आंसर बताओ। तो चलो ठीक है, मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, ये बहुत इजी है। परम आयु जो होता है वो आपका 100 वर्ष बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि स्वभाव संसिद्धि है। स्वभाव संसिद्धि क्या है? तो स्वभाव संसिद्धि से रिलेटेड यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया है स्वभाव संसिद्धि से रिलेटेड। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है कि शरीर वृद्धि कर भाव है। सेकंड ऑप्शन आप दिया गया है कि बल वृद्धि कर भाव है। थर्ड आपका बोला गया है कि उपरोक्त दोनों हैं। उसके अंदर डी आपका बोला गया है कि आहार परिणाम कर भाव है। तो ये तो बहुत ईजी है, आप लोग को आंसर याद भी होगा। स्वभाव संसिद्धि किससे रिलेटेड है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरे लिए क्या है, शरीर वृद्धि कर भी भाव है, बल वृद्धि कर भी भाव है। तो उपरोक्त तो दोनों आएगा, बी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका 29 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर अपन आते हैं। तो 29 नंबर के क्वेश्चन में आपका यहाँ पे ये पूछा गया है कि पंच महाभूत विकार समुदायत्व संबंधित है, किससे संबंधित है? 4 आपके ऑप्शन है, आत्मा, मन, शरीर, दोष। इजी है ये भी क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें वेस्ट करना है। फाइनल आंसर पुटअप कर लिया आप लोग? तो बता रहा हूँ मैं फाइनल आंसर, तो शरीर से सी आएगा इसका आंसर 29 का। नाउ 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन में आपका बोला गया है आचार्य चरक ने 360 अस्थियों में निम्न में से किसकी गणना अस्थि में नहीं की है? अब यहाँ पे ये वाला बताओ मेरे को, दंत है या फिर दंत उलूखल है या नख है? बताओ। 360 में से इसको अस्थि के अंतर्गत गणना नहीं की है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? चलो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो दंत का वर्णन उन्होंने किया है अस्थि के अंतर्गत, दंतो उलूखल का भी वर्णन किया है और नख का भी वर्णन किया है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, उदयपुर पीजी 2007 का वो क्वेश्चन था। फिर 31 नंबर का यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आचार्य चरक ने लसिका की गणना किसके अंतर्गत की है? आचार्य चरक ने लसिका की गणना किसके अंतर्गत की है? 4 आपके सामने ऑप्शन है, रस, उदक, कफ, रक्त। रस, उदक, कफ, रक्त। अगेन क्वेश्चन समझ लो, आचार्य चरक ने लसिका की गणना किसके अंतर्गत की है? रस, उदक, कफ, रक्त। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो जो लसिका की जो गणना है वो मेरे लिए आचार्य चरक ने उदक के अंतर्गत की है। आंसर जाएगा आपका बी। नाउ 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे बोला गया है स्त्री पुरुष में अधोलिखित कर्मेंद्रियां होते हैं। तो स्त्री पुरुष में अधोलिखित कर्मेंद्रियां होता है, क्या होता है आपका? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, त्वचा, शब्द, घ्राण, उपस्थ। तो अधोलिखित जो कर्मेंद्रिय है वो क्या है? इजी है ये, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। तो उपस्थ आएगा, डी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिहार पीएससी 1998 का था ये। फिर 33 नंबर का क्वेश्चन है, चरक अनुसार मेद धातु का प्राकृतिक परिमाण कितना होता है? अब ये बताओ मेरे को, 2 अंजलि, आधा अंजलि, 1 अंजलि या 3 अंजलि? एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना आप लोग। तो जो आपका मेद धातु होता है उसका प्राकृतिक जो परिमाण होता है वो आपका होता है 2 अंजलि।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, तो 34 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है चरक मतानुसार श्रोणी फलक में अस्थियों की संख्या होती है। चरक मतानुसार श्रोणी फलक में अस्थियों की संख्या होती है 5। आपके यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं श्रोणी फलक में अस्थियों की संख्या? नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, ये भी एक लाइन का ही है, इजी है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये टू द पॉइंट है, घूमने वाला है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको। 2 बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से आचार्य चरक द्वारा वर्णित कोष्ठांग नहीं है। कौन सा कोष्ठांग के अंतर्गत नहीं आता चरक द्वारा? अमाशय, वपवहन, उंडुक, पुरीषधरा। अगेन देख लो, आचार्य चरक के अनुसार कौन सा कोष्ठांग के अंतर्गत नहीं है। ये भी डायरेक्ट है। फाइनल आंसर पुटअप कर लिया। मैं अपना फाइनल आंसर यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ कि चरक अनुसार कोष्ठांग के अंतर्गत नहीं आता है तो अमाशय आता है, वपवहन भी आता है, उंडुक नहीं आता है। उंडुक को उन्होंने नहीं रखा है, पुरीषधरा को उन्होंने रखा है कोष्ठांग के अंतर्गत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है 36 नंबर का, तो फिल इन द ब्लैंक है अगेन। तो यहाँ पे आपका बोला गया है डैश पाणी पाद हृदयानी, चरक का है ये। 4 ऑप्शन है आपका, एकांक, द्वय, त्रीणी, चत्वारी। 36 का आप लोग आंसर बताओ। क्वेश्चन ये भी एकदम इजी है, टू द पॉइंट है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या बोला जाता है, चत्वारी पाणी पाद हृदयानी। तो 36 का आपका क्या जाएगा, डी जाएगा आंसर। चत्वारी यहाँ पे डी में ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि अक्षिवत्म की संख्या है चरक के अनुसार, अक्षिवत्म की संख्या है चरक के अनुसार। 4 ऑप्शन है, 1, 2, 4, 6। अक्षिवत्म की संख्या कितनी बताई गई है? 1, 2, 4, 6। ईजी है, सीधा क्वेश्चन है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। तो उन्होंने 4 बताया है अक्षिवत्म की संख्या, सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है चरक अनुसार धमनियों के सूक्ष्म मुखाग्र हैं। तो धमनियों के सूक्ष्म मुखाग्र कितने हैं? देखो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग के सामने है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो 29,956 ये मेनली सूक्ष्म मुखाग्र हैं, बी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है यहाँ पे, तो स्तनपान किस दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए? स्तनपान किस दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपका, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो, 39 नंबर का, स्तनपान कौन सी दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। चलो ठीक है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। स्तनपान किस दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए? तो पूर्व दिशा की ओर, बी आपका आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो MPPSC 2009 में आपके ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन है, नवजात शिशु का नामकरण संस्कार चरक मतानुसार कब करना चाहिए? नवजात शिशु का नामकरण संस्कार चरक मतानुसार कब करना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपका, 8वें दिन, 9वें दिन, सी है आपका 10वें दिन, डी है आपका 4थे दिन। नवजात शिशु का नामकरण संस्कार कब करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, ये भी सीधा ही है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने अपने आंसर के साथ में। तो मेनली 10वें दिन करना चाहिए, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। MPPSC 2009 का क्वेश्चन था वो। फिर 41 नंबर का क्वेश्चन है, चरक के अनुसार कौन सा महाभूत संगठन श्याम वर्णकर है? बताओ कौन सा महाभूत संगठन श्याम वर्णकर है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, तेज वायु, इसके अलावा सम सर्वधातु। अगेन क्वेश्चन समझ लो,
इसके ऊपर भी ज़्यादा टाइम अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है, इजी क्वेश्चन है। सम सर्व धातु, ये आपका जाएगा आंसर, डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, अपने अपने आंसर मैच करते जाओ। देखो बिहार PSC 1998 का है। 42 नंबर का क्वेश्चन, इजी एकदम, कि किसकी चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, बताओ। बहुत इजी है, चंदन हो गया, कुलोदक हो गया, मृणाल हो गया, या उपरोक्त सभी, किसको प्रयोग किया जाता है कि किसकी चिकित्सा में। चार ऑप्शन है कि किसकी चिकित्सा में किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देख लिए ये, 9 बताओ। चलो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो चंदन का भी प्रयोग करते हैं, कुलोदक का भी प्रयोग करते हैं, मृणाल का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या आएगा आंसर, डी जाएगा, उपरोक्त सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो CGPSC MO का जो 2010 का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन, चरक मत अनुसार प्रसवोत्तर कालिक आहार विहार में सर्वप्रथम क्या प्रयुक्त करते हैं। चरक मत अनुसार प्रसवोत्तर कालिक आहार विहार में सर्वप्रथम क्या प्रयुक्त करते हैं। चार ऑप्शन है आपके, पंचकोल, त्रिफला, त्रिकटु, तंडुलोदक। अगेन क्वेश्चन समझ लो, प्रसवकालीन आहार विहार में सर्वप्रथम क्या प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन 4 है पंचकोल, त्रिफला, त्रिकटु, तंडुलोदक। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, चरक ने क्या बोला है, प्रसवोत्तर जो आहार काल है उसमें सर्वप्रथम पंचकोल के प्रयोग करने के विषय में बताया है। 43 का ये आएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका MPPSC जो MO का एग्जाम हुआ था 2015 उसका क्वेश्चन था वो। 44 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सूतिका स्वस्थवृत्ति पालन प्रसव के कितने दिन पश्चात होती है। सूतिका स्वस्थवृत्ति पालन प्रसव के कितने दिन पश्चात होती है। चार आपके ऑप्शन है, 10 दिन, द्वादश, सप्तम, नवम। अगेन क्वेश्चन समझो, सूतिका स्वस्थवृत्ति पालन प्रसव के कितने दिन पश्चात होती है। चार ऑप्शन है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो जो सूतिका होती है वो स्वस्थवृत्ति का पालन कितने दिन पश्चात होती है। तो यहाँ पे आपका सूतिका स्वस्थवृत्ति की जो पालन है वो मिल लिया आचार्य चरक ने 7 दिन बोला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका वही है, उसी से ही था MPPSC। अब यहाँ पे आपके रीजन एजेशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये आप लोग बताओगे। पहला आपका रीजन मतलब जो एजेशन है, यहाँ वही है रीजन एजेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका एजेशन क्या दिया गया है। एजेशन क्या दिया गया है, तो एजेशन बोला गया है कि भद्र काव्य के अनुसार गर्भिणी स्त्री को अष्टम मास में घृत युक्त क्षीर या वागु का सेवन नहीं कराना चाहिए। अगेन मैं आपका एजेशन रिपीट कर रहा हूँ, भद्रकाव्य के अनुसार गर्भिणी स्त्री को अष्टम मास में घृत युक्त क्षीर या वागु का सेवन नहीं करना चाहिए। रीज़न ये बोला गया है कि गर्भिणी द्वारा अष्टम मास में घृत युक्त क्षीर या वागु का सेवन से गर्भ का वर्ण पिंगल वर्ण का हो जाता है। अगेन रीज़न एजेशन जो रीज़न है वो रिपीट कर रहा हूँ कि गर्भिणी द्वारा अष्टम मास में घृत युक्त क्षीर या वागु का सेवन करने से गर्भ का वर्ण पिंगल वर्ण का हो जाता है। अब बताओ, यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके, कौन सा सही है। रीजन एजेशन दोनों गलत हैं या फिर रीजन सही है एजेशन गलत है। अगेन यहाँ पे आप समझो अच्छे से, ये आपके लिए ही बनाया गया है। ये बहुत आजकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं रीजन एजेशन से। तो जो जो आपके प्लॉट होंगे मैं बताता जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। नो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, देखो अब समझो। अब फाइनल आंसर आप लोग अब मिला लेना। पहला आपका बोला गया है कि क्या बोला गया है एजेशन कि भद्र काव्य के अनुसार गर्भिणी स्त्री को अष्टम मास में घृत युक्त क्षीर या वागु का सेवन नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल सही है, पहला जो एजेशन है बिल्कुल सही है। गर्भिणी स्त्री द्वारा अष्टम मास में घृत युक्त क्षीर या वागु का सेवन से गर्भ का वर्ण पिंगल वर्ण का हो जाता है। ये रीजन भी बिल्कुल सही है, रीजन एजेशन सही है। और क्या है, रीजन जो है एजेशन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि अष्टम मास में क्या होता है, पिंगल वर्ण हो जाता है अगर आप घृत युक्त क्षीर युक्त या वागु का सेवन कराओगे तो बिल्कुल सही है आपका। तो देख लो, रीजन एजेशन बोथ आर करेक्ट, और जो रीजन है वो एजेशन की सही व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पे डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया है। 46 नंबर में बोला गया है चरक अनुसार जातक कर्म समय
कर्मानुसार किस अवयव का शोधन करना चाहिए? तो जात कर्म समय कर्मानुसार किस अवयव का शोधन करना चाहिए चरक अनुसार? अब देख लो, ये 4 अवयव, 4 आपके ऑप्शन मैंने प्लॉट कर लिया है। ओष्ठ, जीवा, कंठ, तालु, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जीवा, तालु, कंठ, ओष्ठ। ऑप्शन सी है जीवा, कंठ, ओष्ठ, तालु। ऑप्शन डी है तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा। तो जात कर्म के अनुसार बताओ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये मेनली तालु, ओष्ठ, कंठ, जीवा, इनका शोधन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे आपका जो है, देखो श्लोक बोला गया है, इसका रेफरेंस बताइए। तो चैत्य सर्वदैव मानुष्य संपदा, इस श्लोक में किस स्थान की निरुक्ति बताई गई है, ये बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने। वैसे समझ में तो आ गया, यहाँ पे मैंने इजी सेट किया है, ठीक है, बट आप लोगों को जो माइंड लगा रहे हैं उन लोगों को तो पता ही है, ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखना है ये श्लोक को। ओके, आंसर बता रहा हूँ, शरीर स्थान, क्योंकि शरीर स्थान के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 48 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य चरक के अनुसार कुणप, रुधिर, गंधी किस दोष से युक्त स्तन्य का लक्षण है? कुणप, रुधिर, गंधी किस दोष से युक्त स्तन्य का लक्षण है? 4 ऑप्शन है आपके पास, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, त्रिदोष। अगेन क्वेश्चन समझ लो, 48, 4 ऑप्शन आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ये पित्त दोष, पढ़े हो पित्त दोष में, ये तो इजी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का। तो आचार्य चरक के अनुसार अपना न निकलने पर क्या कर्म करने को कहा गया है? तो ये चलो बताओ, विरेचन, अनुवासन वस्ती, अस्थापन वस्ती, बी और सी दोनों। तो अपना ना निकलने पर कौन सा कर्म करने के लिए बोला गया है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है ये। तो आपका अनुवासन वस्ती भी बोला गया है, स्थापन वस्ती भी बोला गया है। तो यहाँ पे डी आंसर जाएगा, अपना ना निकलने पर आचार्य चरक ने बोथ अनुवासन स्थापन दोनों वस्ती बोले हैं। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अपन देखते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका बोला गया है, आचार्य चरक के अनुसार गर्भिणी का यदि परिपक्व गर्भाशय में मर जाए तो शल्य कर्म से कितने दिन बाद स्नेह का प्रयोग करना चाहिए? तो आचार्य चरक के अनुसार गर्भिणी का यदि परिपक्व गर्भाशय में मर जाए तो शल्य कर्म के कितने दिन बाद स्नेह का प्रयोग करना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपका, 2 दिन, 2 दिन बाद में, उसी दिन करना चाहिए, सप्ताह बाद करना चाहिए, स्नेहपान निषिद्ध है। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन। फाइनल मैं आंसर बता रहा हूँ। तो जब क्या होता है, अपने आंसर मैच कर लेना। आचार्य चरक के अनुसार गर्भिणी का यदि परिपक्व गर्भाशय में मर जाए तो शल्य कर्म से कितने दिन बाद स्नेह का प्रयोग करना चाहिए? तो उसी दिन जो है स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, बी आंसर जाएगा। नाउ तो यहाँ पे अपन 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको अपन नेक्स्ट में देखेंगे। ओके, तो आपके जितने भी आंसर हुए हैं 50 में कितने, वो आप लोग ग्रुप में सेंड करना जब मैं बोलूँगा तो, जिस हिसाब से। ओके, और देखो शर्माने वाली बात नहीं है यार, कोई आप लोग को जानता नहीं है, आप लोग को भी पता है। तो जितने भी सही हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, आप लोग अपने आप को समझो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। अगर अच्छा हो रहा है तो और अच्छा करने की कोशिश करो, और थोड़ा बहुत अगर कम हो रहा है तो उस कंडीशन में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।